नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहन देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं निगम लेखांकन और निगम लेखांकन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कंपनियों का एकीकरण, अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज। कंपनियों के एकीकरण में वर्तमान में कार्य कर रही किन्हीं दो कंपनियों का समापन करके उनके स्थान पर एक नई कंपनी की स्थापना कर दी जाती है और वह नई कंपनी पुरानी कंपनी जिन कंपनियों का समापन हो चुका है उन कंपनियों की संपत्तियों और दायित्वों को क्रय करती है, उनके व्यवसाय को क्रय करती है और उसके बदले में समापन हुई कंपनियों को भुगतान करती है। तो जो पुरानी कंपनियां हैं, जो समापन हुई कंपनियां हैं, वो विक्रेता कंपनी या हस्तांतरक कंपनी कहलाती है, क्योंकि वो अपने व्यवसाय को बेच रही है, वो अपने व्यवसाय का हस्तांतरण नई कंपनी को कर रही है। इसलिए पुरानी कंपनियां, समापन में गई कंपनियां विक्रेता या हस्तांतरक कंपनी कहलाती है, जबकि नई कंपनी पुरानी कंपनी के व्यवसाय को खरीद रही है, पुरानी कंपनी का व्यवसाय उस नई कंपनी को हस्तांतरित किया जा रहा है, इसलिए नई कंपनी क्रेता कंपनी या हस्तांतरित कंपनी कहलाती है। और व्यवसाय को खरीदने के बदले नई कंपनी को कुछ राशि का भुगतान करना पड़ता है संपत्तियों और दायित्वों के बदले, और ऐसा भुगतान क्रय प्रतिफल कहलाता है। तो संपत्तियों और दायित्वों का क्रय दो प्रकार से किया जा सकता है, एक तो विलय के रूप में और दूसरा क्रय के रूप में। जब विलय के रूप में संपत्ति और दायित्वों का हस्तांतरण किया जाता है, जब विलय के रूप में पुरानी कंपनी के व्यवसाय को नई कंपनी द्वारा खरीदा जाता है, तो ऐसा एकीकरण विलय की प्रकृति का एकीकरण कहलाता है। और जब क्रय के रूप में, यानी कि अपनी मन मर्जी से नई कंपनी पुरानी कंपनियों की संपत्तियों और दायित्वों को खरीदती है, क्रय करती है, तो ऐसा एकीकरण क्रय की प्रकृति का एकीकरण कहलाता है। तो विलय की प्रकृति के एकीकरण में किस प्रकार से क्रय प्रतिफल की गणना की जाती है और किस प्रकार से विक्रेता और क्रेता की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां की जाती है, वो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जब क्रय की प्रकृति का एकीकरण हो तो क्रेता कंपनी की पुस्तकों में किस प्रकार से लेखांकन किया जाता है, किस प्रकार से जनरल प्रविष्टियां की जाती है। तो जब क्रय की प्रकृति का एकीकरण हो तो क्रेता कंपनी की पुस्तकों में लेखा यानी क्रेता कंपनी की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां किस प्रकार से की जाएंगी। तो संपत्तियों और दायित्वों को क्रय करने पर क्रय की प्रकृति के एकीकरण में क्रेता कंपनी अपनी मन मर्जी से अपने हिसाब से संपत्तियों और दायित्वों का क्रय करती है, और क्रय की प्रकृति के एकीकरण में संपत्तियों और दायित्वों का मूल्य तय किया जाता है, एक निर्धारित मूल्य होता है, उसी तय मूल्य पर क्रेता कंपनी विक्रेता कंपनी की संपत्ति और दायित्वों को खरीदती है। जबकि विलय की प्रकृति के एकीकरण में ऐसा नहीं होता। विलय की प्रकृति के एकीकरण में क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी की संपत्तियों और दायित्वों को पुस्तक मूल्य पर लिया जाता है। तो क्रेता कंपनी क्रय की प्रकृति के एकीकरण में क्रेता कंपनी द्वारा जिन संपत्तियों और दायित्वों को खरीदा गया है उनके संबंध में एंट्री की जाएगी। जो संपत्तियां खरीदी है उन संपत्तियों के खातों को डेबिट किया जाएगा, उस संपत्ति का नाम लिखकर, पर्टिकुलर एसेट का नाम लिखकर उसको डेबिट किया जाएगा, और जिन दायित्वों को खरीदा है उसको क्रेडिट किया जाएगा। तो एसेट्स अकाउंट, पर्टिकुलर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर लायबिलिटीज, और जो मूल्य होगा वो एकीकरण के फलस्वरूप एकीकरण में जो निर्धारित मूल्य है उस तय मूल्य से ये एंट्री की जाएगी, और इनका जो अंतर है या फिर जो क्रय प्रतिफल निर्धारित हुआ है एकीकरण में, उस क्रय प्रतिफल की राशि से या इनके संपत्ति और दायित्वों के तय मूल्य के अंतर की राशि से वेंडर कंपनी को क्रेडिट किया जाएगा। वेंडर कंपनी को पैसा चुकाना है तो क्रय प्रतिफल की राशि से वेंडर कंपनी को क्रेडिट किया जाएगा, और वेंडर कंपनी अब समापन में जा चुकी है तो वहां पर एक लिक्विडेटर, समापक की नियुक्ति कर दी गई है, इसलिए लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। अगर जो क्रय प्रतिफल की राशि निर्धारित हुई है वो संपत्तियों और दायित्वों दोनों के अंतर की राशि से अगर अधिक हो तो इस स्थिति में क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी को ख्याति के रूप में कुछ पैसा चुकाया जा रहा है। मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए की संपत्तियां खरीदी गई और 7 लाख रुपए की लायबिलिटीज खरीदी गई क्रेता कंपनी द्वारा। अब जो क्रय प्रतिफल की राशि है, क्रय प्रतिफल की राशि होनी चाहिए 3 लाख, लेकिन अगर 3 लाख के स्थान पर क्रय प्रतिफल 3,50,000 रुपए निर्धारित हुआ है, इसका मतलब जो ये 50,000 रुपए अधिक चुकाए जा रहे हैं, 50,000 रुपए गुडविल के हैं, तो जो अधिक की राशि है क्रय प्रतिफल के रूप में उससे गुडविल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। क्रेता कंपनी द्वारा ली गई संपत्तियों
संपत्तियां और लिए गए दायित्वों के अंतर की राशि से अधिक अगर क्रय प्रतिफल का भुगतान किया जाता है तो ऐसी राशि ख्याति की राशि कहलाती है और गुडविल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर जैसे हमने 3,50,000 रुपए क्रय प्रतिफल लिया है तो 50,000 रुपए गुडविल के रूप में चुकाए गए हैं, तो 50,000 रुपए को गुडविल के रूप में डेबिट किया जाएगा। यही अगर क्रय प्रतिफल की राशि संपत्ति और दायित्वों के अंतर की राशि से कम हो, उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि क्रय प्रतिफल 2,50,000 रुपए निर्धारित हुआ है, तो जो 50,000 रुपए अंतर की राशि है क्रेडिट पक्ष में, वो अंतर की राशि कैपिटल रिजर्व कहलाएगी, पूंजीगत संचय कहलाएगी। अगर संपत्तियों और दायित्वों के अंतर की राशि से क्रय प्रतिफल की राशि कम है तो ऐसी अंतर की राशि पूंजीगत संचय कैपिटल रिजर्व कहलाती है और अंतर की राशि से कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट किया जाएगा। यहां पर उदाहरण के तौर पर 50,000 रुपए से कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट किया जाएगा। इसके बाद हमने बात की थी कि क्रय की प्रकृति के एकीकरण में केवल दायित्व ही खरीदे जाते हैं, किसी प्रकार के संचय आदि क्रेता कंपनी द्वारा नहीं लिए जाते। लेकिन अगर विक्रेता कंपनी के पास वैधानिक संचय हैं, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स हैं, तो उनको एक निश्चित अवधि तक बनाए रखना होता है। इस वजह से क्रेता कंपनी द्वारा वैधानिक संचय खरीदे जाते हैं। तो वैधानिक संचय जब खरीदे जाते हैं तो क्रेता कंपनी की पुस्तकों में एंट्री की जाएगी अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और जो स्टैट्यूटरी रिजर्व्स लिए हैं उनको क्रेडिट किया जाएगा टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट से। और जब इन वैधानिक संचयों की अवधि समाप्त हो जाएगी तो इसकी विपरीत प्रविष्टि, इसकी रिवर्स एंट्री कर दी जाएगी स्टैट्यूटरी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू अमेलगमेंट एडजस्टमेंट अकाउंट। और जब तक ये स्टैट्यूटरी रिजर्व्स बनाए रखने हैं तब तक स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता रहेगा और जो अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट है उसको क्रेता कंपनी की संपत्ति के पक्ष में संपत्तियों के रूप में दिखाया जाता रहेगा। ये नॉन करंट एसेट्स में दिखाया जाएगा इस अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट में। जब क्रय प्रतिफल का भुगतान किया जाता है, क्रय प्रतिफल की राशि से लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है, और जब क्रय प्रतिफल का भुगतान किया जाएगा तो लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और जिस माध्यम से क्रय प्रतिफल का भुगतान किया गया है उसको उस खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू की गई है, प्रेफरेंस शेयर इशू किए गए हैं क्रय प्रतिफल के बदले, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर किया गया है क्रय प्रतिफल के रूप में तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। अगर डिबेंचर्स इशू किए गए हैं क्रय प्रतिफल के रूप में तो डिबेंचर्स को क्रेडिट किया जाएगा, और अगर नगद की राशि दी गई है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। यानी कि क्रय प्रतिफल का भुगतान नगद में, किसी संपत्ति के रूप में, ऋणपत्रों के रूप में, अंशों के रूप में या अन्य किसी प्रतिभूतियों के रूप में किया जा सकता है। तो जिस भी माध्यम से, जिस भी प्रकार से क्रय प्रतिफल का भुगतान किया गया है उनके खाते क्रेडिट कर दी जाएंगे और लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। अगर विक्रेता कंपनी के ऋणपत्रधारियों को क्रेता कंपनी द्वारा भुगतान किया जाता है तो डिबेंचर्स ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, और इन ऋणपत्रधारियों को अगर नए ऋणपत्र क्रेता कंपनी द्वारा इशू किए गए हैं अपनी कंपनी में तो डिबेंचर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, और अगर इन ऋणपत्रधारियों को नगद में भुगतान किया गया है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। इनके अलावा एक एंट्री समापन व्यय के भुगतान के संबंध में क्रेता कंपनी द्वारा की जा सकती है। अगर विक्रेता कंपनी के समापन व्यय का भुगतान या समापन व्यय क्रेता कंपनी द्वारा वहन किए गए हैं तो क्रेता कंपनी द्वारा समापन व्यय के भुगतान की एंट्री अपनी पुस्तकों में की जाएगी। तो जैसी भी स्थिति हो, अगर क्रेता कंपनी के पास कैपिटल रिजर्व है तो कैपिटल रिजर्व को डेबिट कर दिया जाएगा, कैपिटल रिजर्व को डेबिट किया जाएगा। और अगर क्रेता कंपनी के पास कैपिटल रिजर्व नहीं है तो जो समापन व्यय का भुगतान है वो एक प्रकार से ख्याति के रूप में दिखाया जाएगा, तो गुडविल को डेबिट किया जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट। अगर कैपिटल रिजर्व है तो कैपिटल रिजर्व को पूंजी के संचयों को समापन व्यय के भुगतान की राशि से कम कर दिया जाएगा, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। अगर कैपिटल रिजर्व नहीं है तो समापन व्यय के भुगतान की राशि से गुडविल को डेबिट किया जाएगा और बैंक को क्रेडिट किया जाएगा। तो समापन व्यय के भुगतान के संबंध में क्रेता कंपनी की पुस्तकों में इस प्रकार से प्रविष्टि की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।